आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको के एन राव साहब की कुंडली के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे गुरु रहे हैं भारतीय विद्या भवन मंदिर में। गुरु तो हमारे कई रहे हैं, जैसे मनोज पाठक जी हैं, वीपी गोयल साहब हैं, दीपक कपूर जी हैं, कर्नल ए के गौड़ है, अश्विनी कुमार बंसल जी हैं, जो हस्तरेखा भी सिखाते हैं। यानी मैंने ये अपना जो गुरु की कृपा से इतना कुछ सीखा है, कुछ मैंने इसमें अपने बुद्धि के अनुसार कुछ ऐसे योग ऐसे नियम लगा के देखे हैं जो कि कुंडली पे सही एकदम 99% सही उतरते हैं। ये मैंने नियम कई कुंडलियों पर लगा के देखे, तो एक बार मेरे मन में आया कि हमारे के एन राव साहब की कुंडली पे ये नियम लगा के देखता हूँ कहाँ तक सही उतरते हैं। तो ये मेरे सामने कुंडली है के एन राव साहब की। इनका जन्म है 12/10/1931, 7:55 सुबह, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की है। ये कुंडली है तुला लगन की। ये रही कुंडली, ये कुंडली तुला लगन की है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि हम कुंडली को मैं देखता कैसे हूं। इसमें ना तो मैं D9 लगाता हूं, ना ही वर्ग लगाता हूं, और ना ही चंद कुंडली लगाता हूं। सिर्फ लगन भाव से ही सारे फलादेश करता हूं, और मैंने कई कुंडलियों पर लगा के देखे हैं, एकदम सही जाते हैं। सबसे पहला नियम यह होता है, जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं और उन ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर जा रही है। तो जैसे ये ग्रह बैठे हैं, लगन में 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र चंद्रमा मंगल। 2 में कोई ग्रह नहीं दृष्टि पड़ रही है, 3 में शनि महाराज बैठे हैं, चौथे में कोई ग्रह नहीं, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में 1 ग्रह की दृष्टि पड़ रही शनि महाराज की। छठे भाव में राहु बैठे हुए, यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, इस भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र चंद्र मंगल। और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, इस पर दृष्टि पड़ रही है हमारी। 9वें भाव पर कोई ग्रह नहीं बैठा, इस पर दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज की। चौथे में गुरु बैठे हैं उच्च के, और 11 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, और 12वें भाव में बुध केतु सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव पर कोई ग्रह न बैठा हुआ है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। बाकी सभी भावों में ग्रह बैठे हुए हैं और ग्रहों की दृष्टि है। और इनकी जन्म दशा मंगल की थी। तो मैं सबसे पहले योगों के बारे में बात करता हूँ। इसके लिए मैं चरत कुंडली बना लेता हूँ, क्योंकि चरत कुंडली में कुछ ग्रहों का भावों से आगे या पीछे बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, जब उस ग्रह की दशा आती है तो वो फल जहाँ बैठा है चरत कुंडली में वहां का फल देगा। जैसे लगन कुंडली में शुक्र चंद्र मंगल बैठे हैं, वही उसमें से 2 ग्रह शुक्र और मंगल 12वें भाव में, शुक्र में यहाँ पर सब मंगल ग्रह बैठा हुआ है, बाकी चंद्र शुक्ल 12वें भाव में बैठ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब शुक्र चंद्र की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो वह 12वें भाव का फल देगा। इसलिए हम चरत कुंडली बना लेते हैं। अब चलते हम योगों पर। इस कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग है। सूर्य बुध साथ में बैठे हुए हों उससे नहीं बनेगा, ये बनेगा सूर्य बुध में 5 डिग्री से कम अंतर हो, तभी बुध आदित्य योग माना जाता है।
इसमें बुध 20 अंश के है और सूर्य है 24 अंश का। यहाँ पर 4 डिग्री का अंतर है, इसलिए इस कुंडली में बुध आदित्य योग बन गया। अब हम देखते हैं हमारे बुध शुक्र मंगल शनि, इनका हम देखते हैं कि ये जो ग्रह हैं अपने भाव से 1 4 7 10 में इनकी राशि बैठी होगी तो वह पंच महापुरुष भाग योग बन जाता है। बुध हमारा बैठा हुआ है अपनी राशि में तो भद्र योग बन गया। शुक्र हमारा अपनी राशि में बैठा हुआ है तो मालव्य योग बन गया। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 यानी 4 7 10 में उसकी राशि हो तो वह पंच महापुरुष योग बन जाता है। तो मंगल का भी रुचक योग बन गया और इसमें गुरु का भी बन गया, गुरु चंद्रमा का। गुरु बैठा हुआ हमारे 10वें भाव में, यहाँ से 1 2 3 4 यानी 4 7 10 में चंद्रमा बैठा होगा तो गज केसरी योग बन जाएगा। इसमें गुरु यहाँ बैठे हैं, लगन में चंद्रमा बैठा है तो यह गज केसरी योग बन गया। अब देखते हैं हम इसमें आजीविका योग। आजीविका योग में हम 7 भाव से लेकर के 3 भाव तक जाते हैं, गणना करते हैं। 7 भाव से गणना करते हैं 12 भाव तक और दूसरा स्टेप है 10 भाव से गणना करते हैं 3 भाव तक। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक इसमें 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु केतु सूर्य बुध। अगर हम गणना करते हैं 10वें भाव से तो 1 2 3 4 5 6 इसमें ग्रह आपके 8 आ गए, यानी आजीविका योग में 8 ग्रह आ गए और इसमें मंगल चंद्र और सूर्य ये 3 पूर्ण परमात्मा अंश हैं। यह जातक बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। इसमें 8 ग्रह आजीविका में बैठे हैं, यानी 8 ग्रह इस जातक का साथ देंगे। नंबर 2, इसमें चंद्र लगन और लगन भाव एक ही है क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। इसकी चंद्र लगन और जन्म लगन भी मजबूत है। अब हम देखते हैं कर्म भाव। कर्म भाव हमारा है 9वां भाव। यहाँ पर हमारे जो शनि महाराज हैं वह शनि महाराज हमारे केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं क्योंकि शनि की राशि 4थे भाव में मकर और 5वें में कुंभ राशि है। तो शनि की दृष्टि पर 1 2 3 5वें भाव में, 4 5 6 7 9वें भाव में। तो शनि ने भाग्य को और ज्यादा बढ़ा दिया कि पंचम का संबंध हो गया और 9वें भाव का हो गया और साहस का हो गया। ये हमारा साहस है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ी 12 भाव पर, यानी जो हमारा 12 भाव होता है ये विदेश का सूचक बतलाता है। बाहर जाने का मैंने कुंडली बना चुका हूँ पहले। बाहर जाने का योग तभी होता है जब आय भाव का स्वामी से संबंध या आभाव से संबंध, 9 भाव से संबंध या 9वें भाव स्वामी से संबंध या 7वें भाव भावे संबंध जो बनता है 12 भाव का, वह जातक बाहर जाएगा। 99% ये सही होता है। लेकिन हमने कुंडली में ये देखना होता है कि 12 भाव में राशि कौन सी है, चर राशि है, स्थिर राशि है या दिशभाव राशि है। अगर यहाँ चर राशि होगी तो वो आएगा और चला जाएगा, और स्थिर राशि है तो वह व्यक्ति विदेश में ही रहेगा, और दिशा राशि है तो वह जातक विदेश से आएगा और जाएगा। इस कुंडली में 7वें भाव का, 9वें भाव का, 11 भाव का संबंध 12 भाव से बन रहा है। यह जातक बाहर भी, मतलब ये हमारे राव साहब बाहर भी आते जाते रहे हैं और उन्होंने यहाँ वहाँ पर भी पढ़ाया है और हमारे भारतीय विद्या भवन में भी पढ़ाया है। तो हमारा इनका भाग्य भाव भी ठीक हो गया। और इसमें 10वें भाव में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं।
उच्च के गुरु कर्म भाव में कोई भी ग्रह दसम भाव में उच्च का बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दसम भाव का सीधा संबंध चौथे भाव पर जाता है। कुंडली का मेन भाव 4 और 10 होता है। 4-10 का संबंध जो होता है ये कुंडली का, ये जातक को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। फिर इनके तो गुरु उच्च के हैं, गुरु होते हैं महान ज्ञानी। हमारे राव साहब महान ज्ञानी हैं, सम्राट ज्योतिषाचार्य हैं। इनको ज्योतिष बाद में इनको बहुत कुछ पता होता है, ये कुंडली देखते ही बता देते हैं कि इसका फलादेश क्या होगा। इतना दिमाग के ये तेज हैं, क्योंकि दिमाग तेज तभी होता है जब बुध और सूर्य दोनों का आदित्य योग होता है। तो बुध सूर्य से इनको बुध दिमाग तेज हो गया और गुरु से इनको ज्ञान मिल गया, तो ये इनका चौथा भाव भी ठीक और दसम भाव भी ठीक है। और फिर हम देखते हैं इस कुंडली में शुक्र स्वराशि में है, बुध स्वराशि में है और गुरु उच्च के हैं। तो इनमें इनके कुंडली में योगों की गिनती नहीं है। इसमें योग 7 योग दिखा रहा है। ये बुध आदित्य योग, भद्र योग, मालव्य योग, रोचक योग, गजकेसरी योग, आजीविका योग और केंद्र कोण संबंध शनि का। और जन्म लगन चंद्र दोनों मजबूत हैं, कर्म भाव भी मजबूत है और भाग्य भाव भी मजबूत है, चौथा भाव भी मजबूत है। इस तरह से ये कुंडली बहुत सफलता तक पहुंचती है और इनका बहुत नाम है और नाम हुआ है। और ये ज्योतिष में बहुत बहुत को जानते हैं। तो ये मैंने कुंडली आपको राव साहब कुंडली के बारे में बता दिया। अब ऐसी ही कुंडली मेरे पास और है, उसमें योग बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें उस जातक को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इससे पहले मैंने एक कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था। ये कुंडली आपके सामने है, शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, इस कुंडली में हमारा लगन भाव भी पिट गया, चौथा भाव भी पिट गया, दसम भाव भी पिट गया, भाग्य भाव भी पिट गया। इसमें कितने योग हैं? गजकेसरी योग है, रुचक योग है, मालव्य योग है, 2 और भाव 8 भाव मजबूत है। दूसरा भाव और 8वां भाव मजबूत है, जो विद्या और धन के बारे में बताता है। इसका दूसरा धन का भाव है, यह भाव मजबूत है। आज का ग्रह इस कुंडली में इसके हैं 7 ग्रह हैं। देखो, यहां से गिनते हम 10 से, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह इसके आजीविका में आते हैं। ठीक है, तो इसके कितने योग बन गए? गजकेसरी योग, रुचक योग, मालव्य योग और आजीविका योग, ये 5 योग बन गए। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं इस कुंडली में, इस कुंडली के मैं पिछले बार बता चुका हूँ, इसके 1 4 10 भाव में कोई ग्रह न बैठा हुआ, न किसी दृष्टि है। इस वजह से इस जातक पर आज कुछ भी नहीं है। इसकी स्थिति बहुत खराब है। शादी हुई थी 24 में, वो भी इनका अलग रह रहे हैं, लड़की अपने घर रह रही है, यानी ये अपने जिंदगी से परेशान हैं, पैसे कमाते हैं, सारे खर्च हो जाते हैं। इसमें इतने योग होते हुए भी इस जातक को फल नहीं मिला। तो ये मैंने बताया कि इस कुंडली में 5 योग हैं, इस कुंडली में 5 योग हैं और राव साहब की कुंडली में 7 योग हैं, लेकिन उस कुंडली में उस जातक को कुछ नहीं मिला। ऐसे ही योग आप लगा करके देखेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ना तो D9 में जाना है, ना वर्गों में जाना है, कहीं नहीं जाना है। D1 में ग्रहों की दृष्टि नोट कर ले, कौन से भाव सही हैं, कौन से भाव खराब हैं, ये देख करके और ग्रह और योग नोट कर लें, फिर उसको लगाएं, फिर दशाएं लगाएं। दशाएं क्या कहती हैं? अब ये राशि कुंडली में है, कोई भी ग्रह इनके लिए खराब नहीं है। जिस मर्जी ग्रह की दशा आ जाए, राहु गुरु की राशि में बैठा हुआ है,
बुध आदित्य योग बना रहा, भद्र योग बना रहा है, और शुक्र मालव योग बना रहा, मंगल रुचक योग बना रहा है, और चंद्रमा और गुरु गजकेसरी योग बना रहा है, और शनि केंद्रों संबंध बना रहा है। यानी इस कुंडली में कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो अपनी दशा में इनको खराब फल दे सके। तो दशा के आधार पर भी सारा कुछ खेल बिगड़ जाता है कि दशा आई किस ग्रह की आई है उस पर फल होता है। इसमें ना तो कोई ग्रह खराब हैं, सब ग्रह अच्छे हैं। इनके लिए इनके पक्ष में सारे ग्रह हैं, कोई इस कुंडली से बाहर नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ऐसे आप ही लगा करके देखेंगे तो आपको सही बात लगेगी। आपको इस समय कोई कुछ बात गलत नजर आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।